नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। तालिबान कह रहा है कि अफगानिस्तान सुरक्षित हाथों में आ गया है, लेकिन अफगानिस्तान के बहुत से लोग तालिबान के सुरक्षित राज को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो अपना भविष्य बंदूक की नोक पर उछालना नहीं चाहते हैं। आज एक ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी की मैं बात करने वाला हूं। तालिबान एक तरफ अपने विरोधियों को धमका रहा है कि या तो सरेंडर कर दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ उसके 3 बड़े नेताओं में कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है, यानी आपसी खींचतान शुरू हो चुकी है। इंडिया तालिबान के सत्ता संघर्ष को जानना चाहता है, तो यह भी जानना चाहता है कि काबुल से उठा तालिबानी गुबार कैसे हिंदुस्तान में यूपी की राजनीति पर अब छाता जा रहा है। लोग आज ये भी जानना चाहते हैं कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा रुकता क्यों नहीं है। इन तीनों खबरों पर विस्तार से नजर होने वाली है जो आपने वोट की है। और अफगानिस्तान में क्यों नहीं रुक रहा है लोगों का पलायन। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी, चलते प्लेन पे लोग बाग चढ़ जाना चाह रहे थे किसी भी कीमत पर, चाहे तो पाकिस्तान कूद जाएं या उधर ईरान चले जाएं, वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन लोग अपना ही देश छोड़कर क्यों भाग जाना चाहते हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने अपने कुछ खास सूत्रों को बॉर्डर्स पर भेजा। बॉर्डर अफगानिस्तान का, बॉर्डर ईरान का। इस बॉर्डर से कुछ खास तस्वीरें आज हम निकाल कर लाए हैं जो सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेंगी। अफगानिस्तान से अमेरिका 1,23,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर निकाल चुका है। माना जा रहा है कि कुल 3 लाख लोग तुरंत अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं, चाहे ईरान चले जाएं, चाहे पाकिस्तान चले जाएं या हिंदुस्तान आ जाएं। ऐसे ही लोगों की तस्वीरें ईरान और अफगान बॉर्डर से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने मंगवाई हैं अपने एक सोर्स के हवाले से, जो ये बताती हैं कि अफगानिस्तान का हर अल्पसंख्यक, खासकर वो समुदाय जो सुन्नी नहीं है, वो डरा हुआ है। देखिए जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जश्न पश्तूनों का, दहशत में अफगान, झंडे तालिबान के, खौफ में आम इंसान, गीत फतेह का, हार गया अफगानिस्तान। अमेरिका के भागने के बाद से ही तालिबान समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। लग रहा है जैसे पूरा अफगानिस्तान जश्न मना रहा है, पर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है अफगानिस्तान का कड़वा सच, सच्ची तस्वीरें। निम्रुज अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। निम्रुज का बॉर्डर ईरान से लगता है। ये वीडियो मुझे मेरे सूत्र ने भेजे हैं। सूत्र ने बताया कि अफगानिस्तान में ताजुक समुदाय के लोग जबरदस्त दहशत में हैं। तालिबान भले ही सबको साथ लेकर चलने की बात करें, लेकिन गैर पश्तून लोग उनके इस दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे। इसीलिए ताजिक समुदाय के लोग हर कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। इस वक्त निम्रुज के होटल भरे पड़े हैं, उनमें लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है। एक एक कमरे में दर्जन भर लोग जमीन पर पड़े हैं। ये लोग ईरान भाग जाना चाहते हैं। ये लोग ईरान से मदद चाहते हैं क्योंकि ईरान एक शिया देश है। ईरान ने अपने बॉर्डर पर कैंप बनाए हैं ताकि अफगानिस्तान से भागते लोगों को कुछ राहत दी जा सके। तालिबान दरअसल पश्तूनी लड़ाके हैं जिसमें मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम है। पश्तूनों की आबादी सिर्फ 42% है, ऐसे में 58% गैर पश्तून आबादी डरी हुई है। पिछले दिनों भी दयाकुंडी इलाके में तालिबान ने हजारा समुदाय से जुड़े 14 लोगों को कत्ल कर दिया था। सत्ता में आने से पहले तालिबान ने हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा तोड़कर भी अपने इरादे बता दिए थे। वहीं पंजशीर में ताजिक लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। अब ताजिकों को पलटवार का डर सता रहा है। तालिबान के आतंक से पढ़े लिखे पश्तून भी डरे हुए हैं। ऐसा एक नाम है आरियाना सैयद का, जो कि तालिबानी शिकंजे से भाग चुकी है। आरियाना ने अफगानी राष्ट्रगीत अपने YouTube पर डालकर साफ संकेत दिया है कि उन्हें तालिबान मंजूर है। इससे पहले वो अपने वीडियो से तालिबान को लानत कई बार भेज चुकी है। वहीं अमेरिका में शरणार्थी बन चुके गायक शराफत परवानी का ये गीत भी वायरल हो गया है। सीढ़ियों पर बैठकर अफगानिस्तान को याद करते शराफत का ये गीत भावुक कर देने वाला है। शराफत कितना बड़ा नाम है, ये दिखाता है अफगान के सॉकर टूर्नामेंट में दी गई ये परफॉर्मेंस। लेकिन सारी शोहरत और अपनी धरती छोड़कर शराफत समेत तमाम कलाकारों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि तालिबान को गीत संगीत से भी दिक्कत है। कई लाख शरणार्थी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, लाखों अभी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है और तालिबानी राज में किसी को यकीन नहीं कि उनकी जान सुरक्षित है।
संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। दरअसल तालिबान अपने आप को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा खैरख्वाह कहता है, लेकिन आलम यह है कि अफगानिस्तान के बहुत से जख्म उसके सीने पर तालिबान के दिए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा जख्म तो लोगों का पलायन है, जिसकी तस्वीरें लगातार बीते 15-16 दिनों से आ रही हैं। अपना देश छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं, किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। पीछे स्क्रीन पर मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूं कि 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी बंदूकें लहराने लगी और लोग डर के मारे भागने लगे। इसके कारण कतर में इस वक्त 40,000 लोगों ने अभी शरण ले रखी है। संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में 36,500 अफगानी शरणार्थी पहुंच चुके हैं। अमेरिका में 6,000 है ये संख्या। ब्रिटेन में तो 15,000 अफगानी पहुंचे हुए हैं। कनाडा में 3,700 अफगानी शरणार्थियों ने जगह बनाई है। जर्मनी में ये संख्या 5,347 है। ऑस्ट्रेलिया में 4,100 है और इटली में करीब 5,000 लोग पहुंच चुके हैं। यानी लगातार अफगानी शरणार्थी किसी भी कीमत पर, खासकर अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो वो अफगानिस्तान से निकलकर और मुल्कों में पनाह ढूंढ रहे हैं। शुरुआत में तो अफगानिस्तान के लोगों ने पड़ोस के देशों में ही भागना और रहना मुनासिब समझा, लेकिन जब शरणार्थियों का हुजूम उमड़ा तो अफगानिस्तान के कमोवेश सभी पड़ोसी देशों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। कहीं तालिबान ने ही अपने लोगों को रोकने के लिए बॉर्डर सीज किया, तो कहीं दूसरे देशों ने वो काम कर दिया। आलम यह है कि आज अफगानिस्तान की सारी सीमाएं सील हो चुकी हैं, चाहे वो ईरान की हो पश्चिम में, पाकिस्तान की हो पूरब में, तुर्कमेनिस्तान की हो, तजाकिस्तान की हो, उज़्बेकिस्तान की हो जो कि उत्तर में आते हैं। अफगानिस्तान दरअसल कई गुटों में बटा हुआ है। तालिबान सबको एक करना चाहता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान खुद ही कई तरह के धार्मिक और हथियारबंद गुटों का एक आतंकी गठबंधन है। सवाल ये उठ रहा है कि ये गठबंधन अब अफगानिस्तान को क्या सफलतापूर्वक चला पाएगा, और क्या तालिबान में ही सत्ता के लिए जंग शुरू हो रही है, जो कि इतने दिन बाद भी सरकार का शक्ल स्वरूप सामने नहीं आ पाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 20 साल में दुनिया ने देखा लड़ने मरने को तैयार तालिबान, दहशत फैलाता तालिबान, अमेरिका को भगाने के लिए लड़ता तालिबान। तालिबान एक होकर लड़ता रहा और अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाने में कामयाब रहा। लेकिन अब सवाल है, तालिबान पर किसका सिक्का चलेगा? किसको मिलेंगे पद? किसको मिलेगी सत्ता? कौन चलाएगा राज? अभी के मुताबिक तालिबान के नंबर 1 नेता है हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, लेकिन तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर, जिसके 2 रिश्तेदार पद की होड़ में हैं। एक है मुल्ला अब्दुल गनी बारादर, जो मुल्ला उमर का जीजा है। दूसरा है मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला याकूब के पास तालिबानी लड़ाकों की कमान है और उसे युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन तालिबान पर सिर्फ मुल्ला उमर के परिवार का कब्जा नहीं है। अखुंज़ादा ने मुल्ला उमर के बराबर ही फिदाइन हमलों के लिए बदनाम आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को तवज्जो दी हुई है। यही वजह है एयरपोर्ट पर कब्जे के तुरंत बाद सामने आई अनस हक्कानी की तस्वीर। हक्कानी नेटवर्क को बनाया था जलालुद्दीन हक्कानी ने, जिसका भाई खलील हक्कानी भी घोषित आतंकी है। लेकिन हक्कानी नेटवर्क की कमान फिलहाल सिराजुद्दीन हक्कानी के पास है। अनस जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा और सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई है। इतना ही नहीं, तालिबान 4 धार्मिक परिषद यानी शूराओं का गठबंधन है। पहली शूरा है क्वेटा शूरा, जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान से लगते इलाकों में है। इसी शूरा की मदद पाकिस्तान करता रहा है। दूसरी शूरा है उत्तर की शूरा बदकशा शूरा, जिसका असर उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के आसपास के इलाकों में है। तीसरी शूरा है मसहद शूरा, जिस पर ईरान का असर है। चौथी शूरा है रसूल शूरा, जिसका असर दक्षिण पश्चिमी इलाकों। इन शूराओं के अपने नियम होते हैं और अपने ही लड़ाके होते हैं। तालिबान शरिया से देश चलाना चाहता है, लेकिन हर शूरा की शरिया की अपनी ही समझ है और इसीलिए कानून भी अलग है। इतना ही नहीं, हिमकतियार अब्दुल्ला जैसे नेता भी हैं, जिनके पास अपने लड़ाकों की फौज है। अफगानिस्तान से भारत आए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गनी के सलाहकार रहमतुल्लाह अहमद ज़ई कहते हैं कि तालिबान को सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, वरना अफगानिस्तान चलाना असंभव हो जाएगा। गवर्नमेंट बनाना अच्छी तरीके से हो सकता है जब सारे अफगानिस्तान का जो सियासी लीडर है, जिहादी रहबर है, ये सारा अगर इकट्ठे काम कर ले तो ये अच्छा सा गवर्नमेंट बना सकता है ये लोग।
अब तक ऐसी कोशिश तालिबान करता नजर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान होता तो अब तक तालिबान की सरकार बनी गई होती। कुछ देर पहले ही तालिबानी नेता मुल्ला आमिर खान मुटाकी का एक बयान आया है कि पंजशीर के नेताओं से बातचीत नाकाम हो गई है। तालिबान सबको मिलाना चाहता है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। हम आपको ऐसे 7 योद्धाओं से मुलाकात करवाते हैं जो तालिबान के खिलाफ अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। इसमें पहला नाम है मोहम्मद नूर का, जो ताजिक फिरके से आते हैं, बाल्क प्रांत के गवर्नर रहे हैं और तालिबान के खिलाफ मुजाहिदीन की तरफ से लड़ाके भी रहे हैं। एक बार फिर ये उस जंग के लिए अब तैयार हो चुके हैं। दूसरा नाम है अमरुल्लाह सालेह का, जिनका नाम आप लगातार सुन रहे हैं, और वो भी ताजिक हैं और वो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे अभी 15 दिन पहले तक। पंजशीर की घाटियों से तालिबान के खिलाफ वो अब भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने आप को अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के चले जाने के बाद खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर चुके हैं। तीसरा नाम अहमद मसूद का है। ये भी ताजिक है। पंजशीर के सबसे बड़े योद्धा रहे स्वर्गीय अहमद शाह मसूद के ये बेटे हैं और पंजशीर से तालिबान विरोधी खेमे के नेता हैं, उस लड़ाई के अगुवा हैं। चौथा नाम है अब्दुल रशीद दोस्तम का, जो उज़्बेक है। वो भी अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इस वक्त पंजशीर से ही तालिबान के खिलाफ लोहा ले रहे हैं। पांचवा नाम अब्दुल गनी अलीपुर का है, जो शिया हजारा हैं। ये एक तालिबान विरोधी संगठन चलाते हैं जिसका नाम है हिज़्ब-ए-वहदत। इस वक्त पंजशीर में तालिबान विरोधी गुट का एक हिस्सा अलीपुर भी है। छठा नाम मोहम्मद यूनुस कनूनी का है, जो ताजिक है, जो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में रहकर अपनी लड़ाई तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में सातवां नाम है करीम खलीली का, जो हजारा समुदाय से आते हैं, अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और तालिबान के शय और मात का खेल खेल रहे हैं। यानी कभी सुलह की बात करते हैं तो कभी तालिबान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की पैरवी। अफगानिस्तान कई फिरकों में बटा हुआ मुल्क है। वहाँ हजारा हो, ताजिक हो, उज़्बेक हो या फिर शिया मुसलमान हो, वो सब तालिबान से घबराते हैं। इस वक्त तालिबान उन घरों पर पोस्टर चिपका रहा है जिनके बारे में शक है कि वो कभी सरकार के समर्थक थे, यानी अमेरिकी फौज के साथ रहे थे, और लिख रहा है तालिबान कि सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। आतंकवाद भी फिरकों में ही बंधा हुआ है इस पूरे इलाके में, जहां तालिबान, अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, हमास, ISIS, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन सुन्नी आतंकी संगठन हैं। वहीं ईरान का हिजबुल्लाह और अफगानिस्तान का हशद अल शिया आतंकी संगठन है। जहां सुन्नी आतंकी ग्रुप युद्ध जैसी स्थिति तक आतंक फैलाते हैं, वहीं शिया आतंकी ग्रुप सिर्फ राज्यों तक ही सीमित रहते हैं। सुन्नी आतंकी लोगों को अगवा करके ज्यादातर टाइम पे मार डालते हैं, जबकि शिया आतंकी लेन देन के लिए लोगों को किडनैप करते हैं और कुछ ले दे के उनको छोड़ भी देते हैं। सुन्नी आतंकी बड़े स्तर पर नरसंहार करने के लिए बदनाम है, जबकि शिया आतंकी खास राजनीतिक फायदे भर के लिए किसी को मारने का एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। चाहे अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान, वहां चल रहा आतंकी संगठन सुन्नी ग्रुप से ही है। पाकिस्तान तालिबान को दोस्त कहता है और उसके खिलाफ नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसमें अफगानिस्तान में जो ISI का विरोध करेगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा, और विरोध वही करेंगे जो सुन्नी नहीं होंगे या सुन्नी विरोधी होंगे। देखिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झंडे लहराए जा रहे हैं बिना ये जाने कि इस खुशी पर भी पाकिस्तान की काली नजर लगी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जीत से पाकिस्तान का मन भरा नहीं है। तालिबान के सहारे वो पूरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया है नया प्लान, ऑपरेशन अफगान। ISI ने आतंकी संगठनों को तालिबानी नेताओं पर नजर रखने का निर्देश दिया है। IS खुरासान को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भी पाकिस्तान का विरोध करे उसे खत्म कर दिया जाए। अफगानिस्तान सरकार में अहम पदों पर
अपने लोगों को बैठाना चाहती है आईएसआई। काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसमें भी इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ था। तब भी आरोप लगा इस्लामिक स्टेट खुरासान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन हासिल है। लेकिन पाकिस्तान तालिबानी सरकार से भी क्यों डर रहा है? तालिबान बार बार कह रहा है वो अपनी जमीन पर आतंक पनपने नहीं देगा, पर पाकिस्तान की मंशा बता रही है इमरान खान की पार्टी पीटीआई की नेता नीलम। पाकिस्तान चाहता है कि आतंकी कैंप अब पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान की धरती पर चले। आईएसआई ने तमाम आतंकी संगठनों को तहरीक-ए-तालिबान अमीरात के बैनर तले काम करने को कह दिया है। इसके लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाना है। अगर तालिबान में किसी ने इस प्लान का विरोध किया तो आईएसआई के इशारे पर उस नेता का भी खात्मा किए जाने का प्लान है। इसके साथ ही पाकिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान को खत्म करने के लिए भी तालिबान पर अपनी मजबूत पकड़ चाहिए। तहरीक-ए-तालिबान में भी पश्तूनी आतंकी है जिनका तालिबान से सीधा कनेक्शन है। ऐसे में ऑपरेशन अफगान के जरिए पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के समर्थन को खत्म करना चाहता है। ये दूसरी बात है कि तालिबान की तारीफ में खुद पीएम इमरान खान कसीदे पढ़ते हैं, यानी हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तीसरा बड़ा मुद्दा डूरन लाइन का है। डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा सीमा है, जिसे अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। इस विवाद को ऑपरेशन अफगान के जरिए हमेशा के लिए निपटा देना चाहता है पाकिस्तान। संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब तो अलकायदा भी तालिबान से कश्मीर ही चाह रहा है, पाकिस्तान की तरह ही, जैसे कि लगातार पाकिस्तान कहता आ रहा था। तालिबान के सहारे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में नेता अपना भविष्य सुरक्षित करने की पूरी जुगत में लग गए हैं। अफगानिस्तान भले ही यूपी से मीलों दूर हो, लेकिन हिंदू मुसलमान वोटों की ध्रुवीकरण वाली चुनावी सियासत में तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा छाने लगा है। मेरे सहयोगी पंकज झा की खास रिपोर्ट। वो जालिम हैं जिन पर कभी रूस हुकूमत करती है, कभी अमेरिका हुकूमत करता है, कभी बरतानिया फ्रांस मिलकर बमबारी करती है। काबुल में तालिबान का सफेद परचम फहराया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौटने का सिग्नल आया। जुल्म की हुकूमत की आमद से अफगानियों का दिल घबराया, पर काबुल से 1500 किलोमीटर दूर यूपी में चुनाव है, तो यहाँ सियासतदानों को इसमें भी वोट बैंक नजर आया। किसी ने तालिबान के सजदे में लाल कालीन बिछाया, तो किसी को तालिबान में स्वतंत्रता सेनानी नजर आया। उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहता। तालिबान की मोहब्बत में माँ वाले शायर का दिल भी भर आया। ये उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे मारे फिरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे, और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तालिबान के नाम पर यूपी की सियासत में खूब उबाल आया। इस्लामी हुकूमत के पैरोकारों के लिए राष्ट्रवादियों का जवाब आया। कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत हो गया। पूरी दुनिया इस चिंता में घुली जा रही है कि तालिबान का नया राज कैसा होगा। अफगानियों का मुस्तकबिल कहीं फिर अंधेरे में तो नहीं चला जाएगा? क्या तालिबान राज में अफगानिस्तान फिर आतंक की जमीन तो नहीं बन जाएगा? तालिबान पर भारत का रुख क्या होगा? लेकिन यूपी में तालिबान के मुद्दे का रंग ही अलग है। लेकिन अब तालिबान के नेता के साथ भारत सरकार ने पहली बार बात की है। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान नेता शेर मोहम्मद इस्तानिकज़ई ने मुलाकात की, तो इसका असर यूपी में दिखने लगा। कल तक तालिबान की तारीफ और उससे बातचीत की पैरोकारी कर विवाद में घिरने वाले मुस्लिम नेता अचानक फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे। 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो ये हालात थे, अगर कोई तालिबान की तारीफ कर देता था तो उसके खिलाफ FIR हो जाती थी। आज भारत सरकार खुद जाके बात कर रही है। वैसे तालिबान से बातचीत की सलाह सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी, फिर सरकार से बातचीत की बात आई तो पलट गए। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? बैन करो तालिबान, चलो
बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? भारत से तालिबानी नेता की ये पहली बातचीत है। भारत की चिंता अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर है। न तो प्रधानमंत्री ने और न ही सरकार के किसी मंत्री ने तालिबान को लेकर अपना रुख साफ किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी कहे या कूटनीति, आने वाले वक्त में भारत को तालिबान से बात करनी होगी। लेकिन हिंदू मुसलमान वाली यूपी की राजनीति में तालिबान को लेकर बीजेपी सरकार के इस नए रुख पर वोट का हिसाब किताब बनाया और बिगाड़ा जाएगा। ये सभी के चेहरे एक्सपोज के। दरअसल अब सवाल यह है कि यूपी के चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति है जनाब, और यहां धर्म से जुड़ा हर मुद्दे से वोटों की फसल लहलहाती है। आपको बताते हैं कि कैसे होने वाला ये सब कुछ। यूपी चुनाव में तालिबान के नाम पर नफरत की राजनीति बढ़ सकती है ताकि पोलराइजेशन यानी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इस मुद्दे का असर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करा सकता है। जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं, तालिबान के जरिए शिया और सुन्नी के विवाद को सामने लाकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी कराया जा सकता है, जैसा कि अभी तक के हालात इशारा करने लगे हैं। यूपी वो राज्य है जहां इश्मिशान बनाम कब्रिस्तान और ईद पर बिजली और दिवाली पर क्यों नहीं जैसे सवाल अहम मुद्दे हो जाते हैं। तो तालिबान भी ये मुद्दा अहम हो सकता है। राजनीति में सिर्फ अपना काम बनना चाहिए। पार्टियों को छोड़िए, कुर्सी की चाहत में नेता अपनों के ही विरोधी तक बन जाते हैं। पंजाब को लीजिए, यहाँ सिद्धू और अमरिंदर हैं तो एक ही पार्टी में, लेकिन दोनों की नजर आने वाले चुनाव पर लगी है और अपने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेने पर। चिंता इस बात की है कि चुनाव जीते तो सत्ता किसके हाथ आएगी। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की चंडीगढ़ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन जे तुसी मैनू निर्णय नहीं लेने लाओगे तो फिर मैं एक ना एक भी सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव हुए। क्योंकि निर्णय लेने तो बड़ा दसवीं कोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने ये सोचकर राहत की सांस ली थी कि अब पंजाब में कांग्रेस के लिए सब चंगा हो जाएगा। दो पार्टों में पिस रही पार्टी चुनाव में एक साथ नजर आएगी। लेकिन सिद्धू और अमरिंदर के बीच छिड़ा घमासान थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। पंजाब में कैप्टन सरकार को विपक्ष की बजाय सिद्धू ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जड़ी बिजली आज 9 रुपये मिल रही है और 3 रुपये मिल सकती है और बकायदा मिल सकती है, बकायदा। कौन एक अप्लाई कर रहे हैं? कौन है वो जरा नहीं चाहता वाइट पेपर देना? वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू जे मैनू जान दी बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपियां दे अगे अट के डट के खड़ा। पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ चंद महीने ही बाकी हैं। उससे पहले पार्टी के भीतर चल रहे इस तूफान को शांत करने के लिए कांग्रेस ने पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को चंडीगढ़ भेजा है। रावत ने आज कैप्टन से उनके फार्म हाउस में मुलाकात की। मंगलवार को हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे के लोगों से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर कई आरोप लगाए। बुधवार को हरीश रावत जब कैप्टन से मिलने पहुंचे तो कैप्टन ने कई अफसरों को बुला लिया। कैप्टन का ये दाव रावत को ये बताने के लिए था कि जो आरोप नवजोत सिंह सिद्धू उनकी सरकार पर लगा रहे हैं, उन मामलों में लीगल स्टेटस क्या है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का अफसरों को कांग्रेस प्रभारी के सामने यूं बुलाना बताता है कि सिद्धू खेमे के आरोपों का दबाव उन पर कितना ज्यादा है। इसके ये मायने भी हैं कि कैप्टन रावत के जरिए हाईकमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिद्धू खेमे के आरोपों में कितनी सच्चाई है। अब गेंद हरीश रावत के पाले में है कि वो हाईकमान के सामने किसका पक्ष रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हरीश रावत ही इसे और उलझा रहे हैं।
सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव हुए। ऐसी कोई बात। रावत का बयान आया तो सिद्धू खेमे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। बाद में हरीश रावत अपने दिए बयान से ही पलट गए और मीडिया पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। पहली बात तो ये है कि मैंने कोई ऐसा बयान देखा नहीं, और फिर मैं जो भी बात करनी होती है पार्टी के लोगों से, मैं मीडिया के माध्यम से बात नहीं करता। हरीश रावत के ऐसे बयानों से मामला और उलझ गया है। सिद्धू खेमे के लोगों को लगता है कि सारे झमेले की जड़ हरीश रावत ही हैं। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਚੋਲਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਵਤ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮੇਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ? हरीश रावत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का रायता समेटने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो अपने बयानों से रायता और फैला रहे हैं। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे 5 प्यारे हैं, दोनों 5 लोग हैं, देखिए हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूं। किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूंगा। पंजाब की तरह ही उत्तराखंड में अगले साल चुनाव हैं और रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। सवाल है कि हाईकमान उन्हें पंजाब में क्यों उलझाए हुए है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद सिद्धू को देने के बाद भी कैप्टन से सिद्धू का झगड़ा अब तक क्यों जारी है। क्या ये लड़ाई चुनावी रणनीति का हिस्सा है और कैप्टन इसमें मोहरा बन गए हैं? एक पंजाब की अगली नस्ल, अगली पीढ़ी का सवाल है यारो, अगली पीढ़ी का। कांग्रेस की बात छोड़िए, वहां तो कोई अपने नेता की ही बात नहीं सुनता, लेकिन आप कोरोना के आहटों को जरूर सुनिए, उससे बचाव का उपाय जरूर कीजिए और इसके लिए मास्क पहन कर रखिए। एबीपी न्यूज ने #मास्कअपइंडिया नाम की एक पहल की शुरुआत की है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी मास्क पहनी सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए। हम इसको रोज रात को इंडिया चाहता है में 8 बजे दिखाते हैं, ताकि दूसरे लोग आपकी तस्वीरों से प्रेरणा लें और वो भी मास्क पहनने का प्रण करें। और ये मास्क बहुत ज़रूरी है। नाक से लेकर मुंह को ढकने वाला मास्क ठीक से पहनना दिन भर, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त है आपको ये बताने का कि आज सुबह सबसे पहले मैंने ट्विटर पर कौन सा शब्द पोस्ट किया था, और वो शब्द है आज का मौसम। इस पर अंबुज मिश्रा का पोस्ट है। मौसम की तरह बदल देता है वो अपनी बातें, फिर कहता है तुम मुझ पे विश्वास करो। सुजीत सिंह राजपूत ने लिखा है, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। मौसम के बदलावों को देखने के हम इतने आदी हो चुके हैं कि कभी हम ये नहीं सोचते कि सृष्टि बनाने वाले ने अगर अलग अलग मौसम ना बनाए होते तो क्या होता। सर्द हवाओं का मज़ा और भयंकर गर्मी के बाद राहत देने वाली बारिश ना होती तो दुनिया कितनी फीकी होती। कैसे कोई कहता कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।